एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान 2025 का पेपर देखने वाला हूँ, जो जिसका समय आपको वही दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को, परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए निर्धारित है और निर्देश में दिया गया है सभी प्रश्न अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, आ, खंड बा, खंड सा, खंड ता और खंड या। आ में बहुविकल्पी एक एक अंक के हैं। खंड बा में 1 अंक का प्रश्न है, उसका उत्तर देना है। खंड सा में लघु उत्तरीय प्रश्न है 2 अंक के। खंड दा में 3 अंक के प्रश्न हैं और खंडो या की बात करें तो उसमें 5 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, तो ये सब आपको निर्देश में दे दिया गया है। अब हम लोग चलो देखता हूँ पेपर के अंदर क्या है, पेपर में क्या क्या पूछा गया है और किस तरह। इसमें इंग्लिश भी है, सीबीएसई बोर्ड का भी है, तो हमें इंग्लिश से क्या मतलब, हमें तो सिर्फ यूपी बोर्ड का देखना है, हिंदी वाला। खंड आ सेक्शन ए, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आवेश क्यों चुंबकीय क्षेत्र बी के अनुदिश वी जाल से प्रवेश करता है? चुंबकीय क्षेत्र में आवेश पर बल होगा, यहाँ पर बल लिखा है, बल होगा क्यों। पहला ऑप्शन क्यों वी बी अपान में 2, क्यों वी बी, और तीसरा ऑप्शन है 2 क्यों वी बी, और चौथा ऑप्शन है शून्य। तो इसका सही आंसर होगा शून्य। अब हम लोग खा नंबर देखता हूँ। का परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युतिकी बल F1 माध्यम बदल देने पर आवेशों के बीच स्थिर वैद्युतिकी बल F2 हो जाता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, तो इसका सही ऑप्शन होगा के F1 अपान में F2। अब हम लोग गा नंबर देखता हूँ कि गा क्या है, गा में क्या पूछा गया है। हम आज इसके लघु उत्तरीय के जो एक एक अंक वाले हैं, दो दो अंक वाले हैं, उन प्रश्नों को भी हल करना, आपको जो सॉल्यूशन देना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी करना होगा। तो गा नंबर 18 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस 12 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखा है। संयोजन की फोकस दूरी होगी तो 36 सेमी, -36 सेमी, 48 सेमी, माइनस का 48 सेमी, एक नंबर का आर ये है, तो 36 सेमी इसका सही आंसर हो जाएगा। पश्च अभिनत में आदर्श पीएन संधि डायोड का प्रतिरोध होता है शून्य, अनंत, शून्य एवं अनंत के बीच, इनमें से कोई नहीं, तो अनंत वाला एक ऑप्शन सही है। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तार की लंबाई पर, तार के प्रतिरोध पर, तार के पदार्थ पर, तार की मोटाई पर, तो इसका सही ऑप्शन होगा तार के पदार्थ पर। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल को 1.9 ओम के बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने पर प्रवाहित धारा 0.75 एम्पियर है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध है 0.5 ओम, 0.2 ओम, 0.1 ओम, 0.6 ओम, तो इसका सही ऑप्शन होगा 0.6 ओम। अगर आप आंतरिक प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, इसका सूत्र नहीं पता, तो आप कमेंट करिए, हम आपको बता दूंगा। उसके पहले हम लोग जो पेपर को जल्दी फास्ट में देख लें, और क्योंकि हमें एक एक अंक वाले और दो दो अंक वाले ये प्रश्न के उत्तर भी आज आपको कराना है। तो ऊपर इंग्लिश में दिया गया, तो इंग्लिश वाला हम अपने से क्या मतलब है। खंड बा सेक्शन बी, इसमें दो जो दूसरे जो नंबर में दिया गया है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है। तो जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण लिखिए, तो हमने इसको अच्छी तरह से आपके लिए लिख कर आया हूँ, क्योंकि आपको दिखा दिया जाए और बता दिया जाए। तो आइंस्टीन का समीकरण जो है, तो आइंस्टीन के अनुसार आपतित प्रकाश की ऊर्जा दो भागों में विभाजित होती है। पहला हो जाता है धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में लगा कार्यफल, और दूसरा हो जाता है उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो समीकरण क्या होता है, तो समीकरण आइंस्टीन का हो जाता है एच न्यू बराबर W0 प्लस हाफ mv² मैक्स। मैक्स यहाँ अधिकतम के लिए लिया गया है कि अधिक, यहाँ mv1/12 mv² का मैक्स अधिकतम। एच न्यू का मान होता है आपतित फोटॉन की ऊर्जा, और W0 का मान होता है कार्यफल, और 1/2 mv² मैक्स का मतलब हो जाता है अधिकतम गतिज ऊर्जा। काइनेटिक ऊर्जा को 1/2 mv² के रूप में लिखते हैं, आपको भी पता है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखता हूँ कि द्रव्य तरंगों के तरंग दैर्ध्य के लिए डी ब्रॉगली का सूत्र लिखिए। तो डी ब्रॉगली का सूत्र क्या है, आपको ये दिखाता हूँ और बताता हूँ। तो डी ब्रॉगली जी कहते हैं के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण तरंग गुण प्रदर्शित करते हैं। जितने भी गतिशील कण होंगे वो तरंग गुण प्रदर्शित करेंगे, डी ब्रॉगली जी कहते हैं। तो इसका सूत्र हो जाता है लैम्डा बराबर H/mv। यहाँ लैम्डा का मान हो जाता है तरंग दैर्ध्य, और H का जो मान हो जाता है प्लांक नियतांक, M का मान हो जाता है कण का द्रव्यमान, V का मान हो जाता है कण का वेग। और अब हम लोग देखता हूँ ग नंबर क्वेश्चन। एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का समीकरण Ez बराबर 60 साइन ब्रैकेट में 500 x + 1.5 × 10⁻11 t वोल्ट मीटर है।
तरंग के चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण लिखिए। तो हमने आपको इसे अच्छी तरह से ये बताया हूँ कि इस तरह आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण दिया है, ई जेड बराबर 60 साइन 50 100 500 x प्लस 1.5 गुणे 10 की घात 11 टी जो वोल्ट प्रति मीटर है उसको हम लोग चूंकि ई नॉट बराबर होता है सी बी नॉट, बी नॉट अगर हम निकालेंगे तो ये सी इधर जाकर बटे में हो जाएगी, गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। सी का मान सदैव हमें 3 गुणे 10 की घात 8 लेना है। ई नॉट यहाँ पर देखिए साइन 60 अंश दिया है तो हम 60 लिख लेंगे, इसे हम काटेंगे तो ये कटेगा 20 बार में। फिर उसके बाद जब ये 8 ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाकर एक 10 से घट जाएगा तो यहाँ पर 10 की घात -7 बचेगा। टी का मान होता है टेस्ला, क्योंकि हम लोग चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय के कुछ का मात्रक टेस्ला को मानता हूँ तो टी बराबर टेस्ला हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बताएं तो बी वाई बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के घाते -7 साइन 500 x प्लस 1.5 गुणे 10 के घाते 11 टी टेस्ला मात्रक हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, विभव का शिखर मान लिखिए। तो इसमें हमें विभव का शिखर मान लिखना है। तो यहाँ पर देखिए प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 220 वोल्ट है, शिखर जो मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हो जाता है v बराबर आर एम एस बराबर बी नॉट अंडर रूट 2। तो यहाँ पर v नॉट हमें ज्ञात करना है, तो मतलब कि v आर एम एस की तरफ ये जाएगा तो इधर भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो v आर एम एस गुणे अंडर रूट 2 बराबर वी नॉट। तो इसी के लिए हम वी नॉट बराबर 220, क्योंकि इसका मान यहाँ पर दिया गया है तो 220 गुणे अंडर रूट 2। अगर हमने अंडर रूट बराबर ये क्या होगा तो 1.41 होगा, तो 1.41 का गुणा इसमें कराएंगे हम लोग तो हमें 311 वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या दो समविभव पृष्ठ परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें ये अगर बात करें तो प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये नहीं प्रतिच्छेद करते हैं। कारण क्या है, तो यदि दो समविभव पृष्ठ प्रतिच्छेद करें तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर एक से अधिक विभव होगा जो असंभव है, तो इसीलिए ये लोग प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। फिर आपको बताऊं तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नाभिकीय रिएक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसे देखिए यहाँ पर हमने लिखा हूं नाभिकीय रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरह से क्लियर होगा। अब हम लोग खंड सा में चलता हूँ, मतलब कि सेक्शन सी में चलता हूँ सॉरी दोस्तों। तो यहाँ 3 नंबर में अगर हम देखें तो हमें का में दिया गया है। का प्रश्न में किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या अभिप्राय है, चालक की विद्युत धारिता का मात्रक प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हमने लिखा हूँ कि किसी चालक को एकांक विभव तक आवेशित करने के लिए आवश्यक आवेश को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, जो हो जाता है C बराबर क्यू अपान वी। इसका मात्रक हो जाता है फैरड, फैरड को F से प्रदर्शित करते हैं। अब हम लोग खंड मतलब खंड खा नहीं, खंड जो सा का खा नंबर प्रश्न को देखता हूँ। लॉरेंज बल के लिए समीकरण लिखिए। एक ही स्थान पर लगाए गए 5 गुणे 10 के घाते 4 वोल्ट मीटर के विद्युत क्षेत्र और 5 गुणे 10 के घाते -2 वीबर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन बिना विचलित हुए गुजर जाता है, इलेक्ट्रॉन के वेग की गणना कीजिए। ये 2 नंबर का है, इसको हम लोग लॉरेंज बल के परिभाषा नहीं देंगे, सीधा समीकरण देकर इसे हल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हम इसी तरह किया हूँ, क्योंकि 2 नंबर में क्यों हम आधा घंटा अपना परेशान करें, ये गंवाएं, इसीलिए 2 नंबर को 2 नंबर के ही तरह आप करिए। ज़्यादा अगर लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर नहीं मिलेगा, जितना क्वेश्चन में कहा जाए उतना ही लिखना होता है। तो F बराबर क्यों ब्रैकेट में E वेक्टर प्लस V वेक्टर गुणे B का वेक्टर ब्रैकेट बंद, ये हो गया लॉरेंज बल का समीकरण। उसके बाद हम जब इलेक्ट्रॉन बिना विचलन के गुजरता है तो क्या होता है, क्यू ई बराबर क्यू वी बी, क्यू वी बी। तो हमें क्या निकालना था, वेग की गणना करना है, मतलब v का मान निकालना है। तो v का मान अगर हम निकालेंगे तो e अपान में b हो जाएगा। तो हमें e का मान दिया गया है 5 गुणे 10 के घाते 4 विद्युत क्षेत्र को e से प्रदर्शित करते हैं, आपको भी पता है। तो हमने 5 गुणे 10 के घाते 4 ऊपर लिखा, फिर ये यहाँ पर 5 गुणे 10 के घाते -2 b का मान दिया है, 5 से 5 काट दिया, 10 को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो नीचे माइनस में है घात, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और घात गुणा में जुड़ती है, इसलिए ये 10 के घाते 6 मीटर प्रति सेकंड आंसर आ गया। उसके बाद हम लोग अब आगे देखता हूँ, नाभिक की बंधन ऊर्जा का अर्थ समझाइए। नाभिक के बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का द्रव्यमान संख्या पर निर्भरता लिखिए। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा नाभिक को उसके अवयव न्यूक्लियनों में पूर्णता तोड़ने हेतु आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। किसको कहते हैं,
उस अवयव न्यूक्लियानों में पूर्णतः तोड़ने हेतु आवश्यक ऊर्जा को, किसी न्यूक्लियन को उसको पूर्णतः तोड़ने हेतु जो ऊर्जा हम लोग खर्चा करते हैं उसे ही नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। निर्भरता की बात करें तो बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन द्रव्यमान संख्या के साथ साथ पहले बढ़ती है, फिर माध्यम नाभिकों Fe के लिए अधिकतम होती है और भारी नाभिकों के लिए घटती है। तो ये ग नंबर का उत्तर हो गया। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण दीजिए। किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, अपवर्तन कोण एवं माध्यम के अपवर्तनांक का मान प्राप्त कीजिए। ध्रुवण कोण किससे प्रदर्शित करते हैं? ध्रुवण कोण को आईपी से प्रदर्शित करते हैं। आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कि ध्रुवण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये बहुविकल्पी में, तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसे आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं? तो जिसमें कंपन एक ही तल में होती है उसे ध्रुवित कहते हैं, और अध्रुवित प्रकाश जिसमें कंपन सभी दिशाओं में होती है उसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। दिया है ध्रुवण कोण आईपी बराबर 60 अंश, तो हमको निकालना क्या है? तो अपवर्तन कोण एवं माध्यम की अपवर्तनांक का मान क्या है? अपवर्तनांक का मान हम म्यू बराबर tan आईपी से के समीकरण से निकालेंगे। आईपी का मान हमें 60 अंश दिया है तो हम tan 60 अंश लिखेंगे। फिर उसके बाद ये 60 अंश का मान होता है, tan 60 अंश का मान होता है √3, तो हम √3 लिखेंगे, यही हमारा आंसर होगा। और आपको बता दूं इसका चित्र किस तरह बनाना है, तो जो क्योंकि हमें दिया गया है कि चित्र भी आपको बताना है, तो चित्र जिसमें चारों तरफ जिसमें चारों तरफ सभी दिशाओं में कंपन होता है वो अध्रुवित प्रकाश होता है। जिसमें एक दिशा में कंपन होता है वो ध्रुवित प्रकाश होता है। अध्रुवित जिसमें चारों सभी दिशाओं में कंपन हो, ध्रुवित जिसमें एक ही दिशा में कंपन हो। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा? हम आगे की क्लास अगला पार्ट जब अपलोड करेंगे तो उसमें आपको आगे के क्वेश्चन को आंसर सहित आपको बताएंगे। अगर हमको सिर्फ क्वेश्चन दिखाना है, पेपर दिखाना है, तो हम आपको दिखा देता, नहीं आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए, क्योंकि आपको जरूरी है। नहीं तो आप लोग पहले क्वेश्चन देखें फिर उसका आंसर है। ऐसे इससे अच्छा है कि आप लोग को सीधा जो क्वेश्चन आंसर दोनों दिखाएं, सिर्फ केवल आपको याद करना हो। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।